नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट जारी किया है। इसमें खास तौर पर कुंभ मेला 2027 के आयोजन के लिए 1300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल मेले में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, सुरक्षा और आयोजन को सफल बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा बजट के तहत प्रदेश में अन्य विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे के सुधारों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम जनता के लिए बेहतर सुविधाओं और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अहम है। उत्तराखंड में जनगणना 2027 का काम शुरू हो गया है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक सभी नागरिक अपने घरों में स्वगणना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इस दौरान स्वगणना नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। 25 अप्रैल से 24 मई तक जनगणना के कर्मचारी घर घर जाकर सभी का डेटा इकट्ठा करेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर स्वगणना कर अपनी जानकारी अपडेट करें ताकि कोई भी नागरिक छूट ना जाए और जनगणना पूरी तरह सटीक हो। हरियाणा और एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसके कारण दिन और रात का तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। किसानों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि मंडियों में भीगा गेहूं नुकसान के संकेत दे रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपाय अपनाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और 13 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। रोड शो का मुख्य आकर्षण नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया जाएगा। अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजाम कड़े किए हैं और जनता से सहयोग और नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। इस दौरे से न केवल राज्य का विकास दिखेगा, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 70 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता खत्म की है, जिसके बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने की मांग की है। परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं की सहमति के बिना मीटर लगाए थे और अब भी आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन और केस्को से 7 दिन में जवाब मांगा है। ये कदम लाखों परिवारों के बिल भुगतान और सुविधा को आसान बनाएगा। बिहार में मौसम ने करवट ली है। पटना और अन्य जिलों में हल्की बारिश के साथ तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए आंधी तूफान, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। नागरिकों को सुरक्षित रहने और बिजली गिरने की स्थिति में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। हर ब्लॉक में 5 गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कुल 475 गांव शामिल होंगे। इन पंचायतों को 20 लाख रुपए का फंड मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा सुधारना, विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इस कदम से ग्रामीण समुदायों में प्रशासन और विकास की पहुंच मजबूत होगी और पंचायतें ज्यादा सक्षम बनेंगी। उत्तराखंड सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब सड़क पर सावधानी और नियम पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। गोवा में राष्ट्रमंडल संसदीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। पणजी में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में पश्चिमी भारत के वरिष्ठ संसदीय नेता भाग लेंगे और शासन, विकास और लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श करेंगे। यह सम्मेलन संसदीय अनुभव साझा करने और बेहतर नीति निर्माण को बढ़ावा देने का अवसर देगा। लखनऊ में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। विशेष पुनरीक्षण अभियान SIR के तहत प्रशासन ने लगभग 12 लाख मतदाताओं को सूची से हटा दिया और करीब 3 लाख नए मतदाता जोड़े। इस प्रक्रिया के बाद कुल मतदाता संख्या में लगभग 9 लाख की कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। फाइनल लिस्ट अब लगभग तैयार हो गई है।
और सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी जानकारी की जांच करें ताकि किसी को भी सूची से बाहर रहने या गलत विवरण होने की समस्या ना हो। उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बरेली से दिल्ली और लखनऊ रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुरादाबाद समेत कई रेल खंडों पर ट्रैक नवीनीकरण और सुधार का काम शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुधार के बाद न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि सुरक्षा और सुविधा भी बेहतर होगी। यात्रियों को जल्द ही तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा, जिससे इस रूट पर आवागमन और भी आसान हो जाएगा। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ममता बनर्जी के गढ़ में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इसी दिन वह बंगाल में एक ही दिन में 3 मेगा रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरे का मकसद पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में उत्साह बढ़ाना और चुनावी जनादेश पर पकड़ मजबूत करना है। इस दौरान मोदी का फोकस विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर रहेगा, जिससे उनकी पार्टी को राज्य में रणनीतिक बढ़त मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार असमय बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी से रबी फसलों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और नुकसान का पूरा आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रभावित किसानों को राहत राशि और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपनी फसल और आजीविका को जल्दी पुनर्स्थापित कर सकें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भाजपा 5 अलग-अलग गुटों में बटी हुई है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने हिमकेयर योजना बंद होने के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और स्पष्ट किया कि उनकी सरकार इस योजना को बीमा प्रणाली के तहत जारी रखने पर विचार कर रही है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में गेहूं की एमएसपी खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव ने घोषणा की है कि अब किसान पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि केवल पंजीकृत किसान ही सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं एमएसपी दर पर बेच पाएंगे। ये कदम किसानों की सुरक्षा और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC अनिवार्य कर दिया है। 10 अप्रैल तक सभी वाहनों का PUC नवीनीकरण करना जरूरी होगा। बिना वैध प्रमाण पत्र वाले सरकारी वाहन अब सड़क पर नहीं चलाए जा सकेंगे। ये कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में GST विभाग में बड़े अधिकारियों की अनुपस्थिति ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी बिना कारण अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने तुरंत कारण जानने के लिए नोटिस जारी किया और स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय कार्यों में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कदम प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने और कर प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज CHC में 6 साल से फर्जी प्रमाण पत्रों का खेल चल रहा था। जांच में सामने आया कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने करीब 1000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र गलत तरीके से जारी किए। शिकायत मिलने के बाद डिप्टी CMO ने मामले की जांच की, जिसमें ऑपरेटर दोषी पाया गया। इसके अलावा इस लापरवाही में शामिल ANM को भी सस्पेंड कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।